ओके, तो ऑब्जेक्ट का हमें मालूम है कि मोमेंटम चेंज हो गया 10 kg मीटर पर सेकंड से 20 kg मीटर पर सेकंड हो गया है। ये किस कारण से हुआ है? तो हमें यहाँ साफ नजर आ रहा है कि इसका जो मास है वो 5 kg कांस्टेंट है। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से सेकंड केस में 4 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई जिसके कारण से मोमेंटम चेंज हो गया। अब वेलोसिटी क्यों चेंज हुई? बिकॉज समबडी हैज अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी ने ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स लगाया। तो इसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि फोर्स, बिकॉज ऑफ द फोर्स मोमेंटम हैज चेंज्ड। तो मोमेंटम या change in momentum is directly proportional to the applied force। अगर और फोर्स लगाए, वेलोसिटी 4 से बढ़ के 6 मीटर पर सेकंड हो जाए तो नेक्स्ट टाइम में आपको मोमेंटम मिलेगा 30, है ना, केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि मास तो 5 ही रहना है, 5 केजी ही रहना है। तो जब 2 मीटर पर सेकंड है तो 10 केजी मीटर पर सेकंड आया मोमेंटम। 4 मीटर पर सेकंड है तो 20 केजी मीटर पर सेकंड आया। वेलोसिटी 4 से बढ़ा के 6 कर दे तो 30 केजी मीटर पर सेकंड आएगा। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे मोमेंटम भी बढ़ रहा है। तो आखिर वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वेलोसिटी तभी बढ़ेगी जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर में कुछ फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो भी मोमेंटम में चेंज होता है वो किसी फोर्स के कारण से ही होता है। कोई अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण से होता है। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी इसका मतलब है कि एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया गया है। अब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड में चेंज हो रही है, तो इस दौरान हो सकता है काफ़ी समय लग जाए, 2 4 5 मिनट लग जाए। उसके बाद ही 2 मीटर पर सेकंड से 2.5, फिर 3 मीटर पर सेकंड, फिर 3.5, फिर 4 मीटर पर सेकंड पहुँचे वेलोसिटी। ये भी हो सकता है कि 2 सेकंड में ही पहुँच जाए, जल्दी से पहुंच जाए, या थोड़े समय के साथ पहुंचे, 2 4 मिनट में पहुंचे। तो जैसे कि आपको अपने घर से साइकिल लेकर के चलना शुरू किया, तो आप अपनी स्पीड मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा फोर्स पेडलिंग करना शुरू करोगे। तो 1 सेकंड में तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ जाएगी ना। तो इस दौरान आपको 15 से 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड का समय लग सकता है। तो आपकी वेलोसिटी पहले जब आप घर से निकले तो 2 मीटर पर सेकंड थी। कुछ देर तक पेडलिंग करने के बाद में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो कुछ ना कुछ समय तो बीतेगा ही, कुछ ना कुछ समय लगेगा ही। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो फोर्स अप्लाई किया गया है ऑब्जेक्ट के ऊपर में, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम। मोमेंटम कितने से बदला और कितनी देर में बदला, इससे हमें फोर्स कितना अप्लाई किया गया है इसका पता चलता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम में जो चेंज हुआ दैट इज P2 माइनस P1। नाउ दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। हमारे पास पिछले एग्जांपल में P1 था 10 kg मीटर पर सेकेंड, P2 आया था 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कितने से हुआ? तो P2 माइनस P1, ये हुआ चेंज इन मोमेंटम। अब यहां लिखा है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स with respect to time is directly proportional to the force applied। तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
ये कहता है कि आपने जब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया है तो वो फोर्स एक्ट करने में कुछ समय तो लगेगा, है ना। तो इसके कारण से जो जो भी उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, इस चेंज को लीजिए और कितने समय में ये चेंज आया उससे डिवाइड कीजिए, यू विल गेट द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर ये जो डेरिवेशन है। अब इसमें P2 और P1 ये हम क्या पुट कर सकते हैं, तो P2 है mv1 या P2 है mv2, है ना, सेकेंड वेलोसिटी। मास तो सेम ही रहेगा, इसलिए m, या इसको v2 नहीं कह के v कहो, और इसको इनिशियल वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी u थी, है ना। इस केस में p के केस में मास 5 kg था और वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, और P2 के केस में भी मास 5 kg ही था और वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल पहले है वेलोसिटी, इसका नाम u रख दें, और ये बाद की वेलोसिटी है, इसका नाम v रख दें। तो P2 की जगह पे mv, P1 की जगह m इंटू यू अपॉन t ये लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद में हमने लिखा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू, इन दोनों ही क्वांटिटी के पास m सेम है, अपॉन t, फोर्स प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू अपॉन t। अब ये v माइनस यू अपॉन t ये किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और फिर इसके बाद लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इक्वल्स टू का रखा, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k m इंटू ए। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला फोर्स निकालने का डायरेक्टली आ जाता है। हमें बार बार इनिशियल मोमेंटम फिर फाइनल मोमेंटम ये निकालने के बाद में इनका डिफरेंस और फिर टाइम से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्टली एक्सीलरेशन निकाल लें ऑब्जेक्ट का और उसको मास से मल्टीप्लाई करें। अब ये बात आ गई k की, तो k के बारे में देखने से पहले ये देखो, तो ये फोर्स के बारे में हो गया। अब इसके बाद तो मैंने इसको फिर से लिखा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, फिर P2 माइनस P1 अपॉन T। टाइम क्या हो गया, तो भाई मोमेंटम को चेंज होने में, मतलब वेलोसिटी के कारण से जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी के कारण से, तो वेलोसिटी को चेंज होने में कुछ समय लगेगा, तो ये वही समय है t। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में इस जगह लिखा है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, क्योंकि v माइनस यू अपॉन टी इज एक्सीलरेशन। नाउ फोर्स इक्वल्स टू, मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वल्स टू का साइन किया यहाँ पे। तो ये ध्यान देना है, ये k एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालना पड़ेगा। फिर इसको मैंने यहाँ लिखा। अब यहाँ पे लिखने के बाद में फोर्स F k को लिख चुका हूँ, मास जो है उसका यूनिट kg, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसमें इसको एक मिनट के लिए साइड में रखें। तो अगर 1 यूनिट का फोर्स लगा है, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा जब क्लास लूंगा। तो ये होगा 1 यूनिट फोर्स इक्वल्स टू k इंटू मास 1 kg इंटू एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 1 यूनिट फोर्स इक्वल्स टू k, 1 इंटू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज k टाइम्स ऑफ 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 यूनिट फोर्स कितना है, तो 1 यूनिट फोर्स हमने उस फोर्स को कहा है जो कि किसी 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रफ्तार से।
इन्होंने बुक में लिख करके दिया है, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज, 1 यूनिट ऑफ फोर्स को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। किसी 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड करने के लिए जितना फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड 1 यूनिट फोर्स। और इस 1 यूनिट फोर्स के लिए हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे ये K जो है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। ये K जो है ये हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होता है। इसके बारे में मैं क्लास में थोड़ा डिस्कस करूँगा, जब भी हम लाइव क्लास लेंगे तो कुछ एग्जांपल लेकर के डिस्कस करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अभी छोड़ देते हैं, तो ये K की वैल्यू हमें 1 ही लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट फोर्स है। लेट्स से द 1 यूनिट ऑफ फोर्स, इसका यूनिट अगर n ले लें तो यहाँ पे हमारे पास जो कुछ भी आएगा वो 1 आना चाहिए। ये K एक कांस्टेंट रहेगा, तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूँगा। K को अगर 1 ले लें तो यहाँ पे बचता है 1 kg पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ फोर्स इज टेकन एज n, दैट इज न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स which can produce acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg। तो इसके कारण से अगर K 1 है तो यहाँ पे फोर्स, या फिर यहाँ पे देखिए फोर्स इक्वल्स टू K m इंटू A। ये K अगर 1 हो जाए तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें एक्सेलरेट करना है, इसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसकी एक्सेलरेशन आपको पता चल जाए। मतलब पहले वेलोसिटी कितनी थी, फोर्स लगाने के बाद वेलोसिटी कितनी हुई, तो जस्ट ये पता रहने के बाद में कितनी देर में ये वेलोसिटी चेंज हुई ये भी पता रहे। मतलब ऑब्जेक्ट का मास पता रहना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी पता रहनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी पता रहनी चाहिए, और कितनी देर में वेलोसिटी चेंज हुई। क्योंकि आपको जब एक्सेलरेशन निकालना होगा तो आप ऑब्जेक्ट की पुरानी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज u, आपने फोर्स अप्लाई किया तो वेलोसिटी चेंज होकर के v हो गई। अब ये जो चेंज हुआ इसमें कुछ समय भी लगेगा, तो ये टाइम भी पता रहना चाहिए। तो ये तीनों जब पता रहेंगे तो आप एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हैं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी गिवन, तो आप ढूंढ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को जो आपने ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम में चेंज आया, उस मोमेंटम में चेंज आने के लिए कितना फोर्स अप्लाई किया गया है। तो ये जो K है इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो हमारे पास में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में अगर हम फोर्स लगाते हैं, और ऑफ कोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए, वो फोर्स के कारण से कुछ उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाए, मतलब एट लास्ट उसकी मोमेंटम में कुछ चेंज आ जाए, तो वो फोर्स कितना लगाया है, वो फोर्स कितनी क्वांटिटी में है, या फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ये जानने के लिए हमारे पास में ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कैसे निकाला हमने, तो हमने अभी पढ़ा कि मोमेंटम में कोई भी चेंज होता है तो इस चेंज होने के लिए कुछ समय भी लगेगा। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, दिस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। और इसी बात से हमने इसे डिड्यूस किया, मतलब इस निष्कर्ष पे पहुंचे। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ये K के बारे में, और आपको अगर कुछ डाउट रहा तो वो भी डिस्कस करेंगे।